सरकारी बजट क्या है आपने जान लिया। बजट किसे कहते हैं और उस बजट को क्यों बनाया जाता है, आखिर बजट के उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमें समझना पड़ेगा कि बजट जब तैयार किया जाता है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि बजट हमें पता है, बजट होता है आय और व्यय का ब्यौरा। तो आय में क्या शामिल होगा, व्यय में क्या क्या आएगा, उसके कितने भाग होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, किन किन मदों को शामिल किया जाता है, किन किन मदों को शामिल नहीं किया जाता है, कहाँ कहाँ खर्च होता है, कहाँ कहाँ से आय एकत्रित किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि बजट के अंग बजट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। तो हमें समझना होगा कि बजट, सरकारी बजट के अंग कौन कौन से। इस क्लास में मैं आपको अंगों को विस्तार से बताऊंगा। इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। अगर हम बजट के अंगों की बात करते हैं तो बजट के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक है बजट प्राप्तियां और दूसरा होता है बजट व्यय। बजट प्राप्तियों का मतलब सरकार के द्वारा, प्राप्तियों हम बोल सकते हैं सरकार की आय। सरकार को अलग अलग स्रोत से जो भी आय की प्राप्ति होने वाली होती है उसे बजट प्राप्तियां कहते हैं। अब उन्हीं आय को जब सरकार अलग अलग सोर्स में व्यय करने वाली होती हैं, खर्च करने वाली होती हैं, उसको बोलते हैं बजट व्यय। तो प्राप्तियां जो होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राजस्व प्राप्तियां और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां। और उसी प्रकार के बजट व्यय के भी दो अंग होते हैं, एक है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। डिटेल से जानना है कि भाई राजस्व प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो बजट प्राप्तियों के अर्थ से शुरू करते हैं। बजट प्राप्तियां सरकार के बजट के अंतर्गत सभी प्रकार की प्राप्तियों को शामिल करते हैं कि बजट को प्राप्त होने वाली सरकार को प्राप्त होने वाली कौन कौन सी मदें होती हैं। बजट प्राप्तियां सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकार की आय, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का बिंदु दर बिंदु विवरण होता है। मतलब सरकार को कहाँ कहाँ से, किन किन स्रोत से, चाहे राजस्व स्तर पर हो चाहे पूंजीगत स्तर पर कितनी प्राप्तियां हो रही है, कितनी आय आ रही हैं, उसे हम बजट प्राप्तियों के नाम से जानते हैं। बजट प्राप्तियों की बात करते हैं, इसको दो प्रमुख प्रकार में बांटा गया है, एक है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति को हम जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम के जानते हैं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों को हम जो है कैपिटल रिसिप्ट्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। दोनों को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हैं राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों को समझना है तो राजस्व का मतलब होता है सरकार के दैनंदिन कार्यों के द्वारा, सरकार के सामान्य क्रियाकलापों के द्वारा, सरकार के सामान्य गतिविधियों के द्वारा सरकार को प्राप्त होने वाली आय। ये इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सरकार की वे सामान्य प्राप्तियां जिससे सरकार की ना तो कोई जोखिम या दायित्व में वृद्धि होती है, मतलब सरकार की कोई लायबिलिटी मतलब कर्जे नहीं बढ़ते हैं, ना ही सरकार के संसाधनों यानी कि सरकार के संपत्तियों में कोई कमी होती है। सरकार को ये ऐसे मिलता है जैसे हम इनकम करते हैं, हमें सैलरी मिल रही है तो हम अपने सामान्य कार्य करते हुए इनकम अर्न कर रहे हैं। पैसे कम पड़ते हैं तो हम उधार लेते हैं, उधार लेने से हमारा कर्जा बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, या फिर हम अपने प्रॉपर्टी बेच देते हैं, हमारे संपत्तियां चली होती हैं। तो सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे ना तो सरकार की किसी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी में कमी होती है, कुछ बेचना नहीं पड़ता, या फिर सरकार को कहीं से उधार या लोन लेना नहीं पड़ता, तो ऐसी प्राप्तियों को हम जो है राजस्व प्राप्तियों के नाम से जानते हैं। इसके दो प्रमुख शर्तें हैं। एक, सबसे पहला, सरकार के किसी भी दायित्व में वृद्धि नहीं होती, यानी कि सरकार के कर्जों में कोई वृद्धि नहीं होती और सरकार की संपत्तियों में कोई कमी नहीं होती, अर्थात सरकार के द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम यानी कि सामान्य क्रियाकलापों के द्वारा प्राप्त होने वाली आय होती हैं। अगर इन आयों की बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों की, इसको दो भागों में बांटा जाता है। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक है गैर राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती हैं कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां और कर प्राप्तियां। तो कर प्राप्तियां क्या है, गैर कर प्राप्तियां क्या है, इनको समझना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे गैर कर राजस्व से। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो करों के अलावा दूसरे स्रोतों से प्राप्त होती है। कर क्या होती हैं, कर सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से जनता से वसूला गया प्राप्ति है। सरकार ने कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा तो पब्लिक को देना पड़ेगा, ये अनिवार्य भुगतान होता है पब्लिक के लिए।
लेकिन सरकार इसके बदले में कुछ भी सेवा पब्लिक के लिए देने के लिए बाध्य नहीं है। ये सामान्य रूप से देश की विकास में उन करों का उपयोग किया जाता है, सबके लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं। लेकिन गैर कर प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जो सरकार के द्वारा दी गई सेवा के बदले में सरकार को प्राप्त होती है। सरकार को कुछ देना पड़ता है, यह सरकार के द्वारा नियम कानून के अंतर्गत उसको वसूला जाता है, तो उसको गैर कर प्राप्तियां कहते हैं। गैर कर प्राप्तियों की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख आता है ब्याज। सरकार राज्य सरकारों को या फिर उद्योगपतियों को या फिर अलग अलग देशों को या फिर अलग अलग संस्थानों को ऋण देती हैं, उधार देती हैं। तो उधार देने के बदले में सरकार को ब्याज की प्राप्ति होती है, सरकार की आय का सोर्स है गैर कर आय। दूसरा, सरकार की बहुत सारी सार्वजनिक प्राधिकरण है, सरकारी कंपनी है, सरकारी निगम है, सरकारी संपत्तियां हैं, उनके उपभोग के बदले में, प्रयोग के बदले में, संचालन के बदले में सरकार को लाभांश की प्राप्ति होती है, सरकार का आय है। सरकार को प्राप्त होने वाला लाभ अलग अलग सार्वजनिक संगठनों के साथ, रेलवे से प्राप्त होने वाला लाभ, कोयला विभाग से प्राप्त होने वाला लाभ, इस सरकार के लाभों में आती हैं। इसके अलावा बाहरी अनुदान, सरकार को अलग अलग प्रशासनों से, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग तरीके से, विदेशों से कई प्रकार के अनुदान की प्राप्ति होती है, ये सरकार के आय का हिस्से में। उसके बाद सरकार के द्वारा जुर्माना वसूल किया जाता है। ठीक है, जुर्माना का मतलब क्या हुआ, जैसे आप अगर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, आपने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, आपके ऊपर कोर्ट ने जुर्माना रखा है, आपका चालान कट गया है, तो ये सब सरकार को जुर्माने की तरफ से सरकार की आय का सोर्स होता है। इसके अलावा सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा आता है फीस के रूप में। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उन सेवाओं के बदले में फीस वसूली जाती है। तो सरकार के द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है, भले ही फीस कम होता है लेकिन चार्ज किया जाता है। सरकार के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है, चार्ज किया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता है, उसके बाद में फीस वसूला जाता है। सरकार के द्वारा लाइसेंस दी जाती है, कार्य करने के बदले लाइसेंस फीस वसूला जाता है। सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस वसूला जाता है। ठीक है ना, तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बदले में सरकार जो चार्ज वसूल करती हैं उसको फीस कहते हैं, शुल्क कहते हैं, चाहे वो लाइसेंस फीस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो, लेकिन वसूली सरकार की आय का बड़ा स्रोत है। तो गैर कर आय तो आपने समझ लिया। गैर कर आय के बाद दूसरा होता है कर राजस्व, यानी कि कर आय, कर प्राप्तियां। सरकार को कर के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों को कर प्राप्तियां कहती हैं, और ये सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा है। चाहे राज्य हो, सरकार हो या फिर लोकल, सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर टैक्स को है जो है अर्जित करते हैं। तो कर क्या होता है? कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। क्या होता है? कर एक अनिवार्य भुगतान होता है जो जनता के द्वारा या देश में रहने वाले नागरिकों के द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। अगर इन टैक्स की बात करते हैं, दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक है अप्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, समझ ली इसको क्या कहते हैं। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है ठीक उसी व्यक्ति को इस कर का भुगतान करना पड़ता है, वो किसी और व्यक्ति को इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता। मतलब ये एक व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति की संपत्ति के ऊपर, ठीक है, या फिर निगम के ऊपर या फिर किसी भी प्रकार के आय के ऊपर लगाया जाता है, और जिस व्यक्ति के आय पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को देना पड़ता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। उदाहरण है निगम कर। निगम मतलब कंपनियों के लाभ पर लगाया जाने वाला कर, तो कंपनी के लाभ पर लगाया जाता है तो कंपनी को पे करना पड़ता है। धन कर, लोगों की धन प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। ब्याज कर, लोगों के द्वारा लिए जाने पर ऋण पर टैक्स लगाया जाता है। पूंजीगत लाभ कर, आय कर, अलग अलग प्रकार के आय पर, इनकी इनकम पर, सैलरी पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएं होती है, समझना पड़ेगा क्या है प्रत्यक्ष कर की विशेषता की बात है। करों का भुगतान करने का जोखिम और दायित्व, यहाँ पर मूल्यांकन का वास्तविक भार एक समान एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। मतलब जिस व्यक्ति ऊपर कर लगाया जाता है भुगतान भी वही व्यक्ति करता है। दूसरा, कर का भार अन्य लोगों पर नहीं डाला जा सकता, मतलब स्थानांतरित नहीं कर सकता, आप बच नहीं सकते इससे। प्रत्यक्ष कर सीधे किसी व्यक्ति के आय स्तर और क्रय बल पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि आपकी आय पर टैक्स लगता है। मान लीजिए आपकी इनकम जो है 1,00,000 रुपये है और टैक्स लगाया गया है 10%, मतलब आप अपनी इनकम का 1,000 रुपये माइनस करके आपके पास बचेगा 99,000। मतलब सीधा टैक्स जो होता है आपकी क्रय शक्ति को कम कर देता है। नेक्स्ट, इन्हें लोगों और संगठनों पर लगाया जाता है और उन पर वित्तीय भार उन व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है जहां जो इसको मतलब जो आय अर्जित करते हैं, जो लाभ अर्जित करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों पर यह लगाया जाता है और वही वहन करते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। कुछ कर ऐसे होते हैं जो किसी और व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन वास्तविक भुगतान किसी और व्यक्ति पर किया जाता है। मतलब सरकार ने टैक्स लगाया ए पर, तो ए टैक्स ना देकर ए जो है बी से वसूल करते। ए मतलब हम कहते हैं दुकानदार पे टैक्स लगाया लेकिन दुकानदार खुद ना देके टैक्स वसूल कर रहा है किससे? क्रेता से, कस्टमर से। यहाँ से टैक्स ले रहा है, वो फिर सरकार को दे रहा है। ठीक है, इसको अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। बेसिकली अप्रत्यक्ष कर जो लगता है वो वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है, यानी कि वस्तु और सेवाओं के उपभोग करने पर लगाया गया टैक्स अप्रत्यक्ष कर होता है। आप इस टैक्स से बच सकते हैं, वस्तु का प्रयोग मत करो। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है, वो वस्तु और सेवा पर, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको जीएसटी। ये आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। या फिर सकल प्राप्ति कर होता है, बिक्री कर होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, सीमा शुल्क होता है। ये सब अप्रत्यक्ष करके, क्योंकि ये केवल वस्तु और सेवाओं पर ही लगाए जाते हैं। अगर इसके विशेषताओं की बात करते हैं, शुल्क का भुगतान, यहाँ पर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर का भुगतान कोई और व्यक्ति करता है शुल्क के रूप में। प्रकृति इसकी होती है अप्रत्यक्ष कर, वह पहले प्रतिगामी या पिछड़ी प्रकृति की थी, फिर ये वस्तु और सेवा पर को शामिल करने के कारण ये वर्तमान में मध्यम होती है। बचत और उद्यम, अप्रत्यक्ष कर अधिकांश भाग के लिए विकास उन्मुख होते हैं। ये विकास उन्मुख होते हैं, खरीदारों पर लगाए जाते हैं जो उस वस्तु और सेवा का प्रयोग। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर को किसी और व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर से बचा जा सकता है। आप चाहते हैं कि आपको टैक्स नहीं देना है तो आप उस वस्तु और सेवा का प्रयोग ना करें, तो आप पर कोई अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता। ये तो थी राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों के बाद हमारा नेक्स्ट आता है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिससे या तो सरकार की देनदारियां बढ़ती हैं, यानी कि दायित्व बढ़ते हैं, लायबिलिटी बढ़ते हैं, कर्जे बढ़ते हैं, उधारी बढ़ती हैं, या फिर सरकार के संसाधनों में कमी आती है। मतलब पैसे कम पड़ गए, या तो आपने उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। मतलब प्रॉपर्टी बेचने से आपके एसेट्स चले गए, वापस नहीं आएंगे, और उधार लेने से आपका कर्जा बढ़ गया। मतलब दोनों में से एक पूरा होना चाहिए। बेसिकली सरकार की जब पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं, इसके 3 प्रकार हैं। एक उधार, विनिवेश और ऋणों की वसूली। ये 3 ही सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उधार और अन्य देनदारियां। सरकार को जब लगता है कि विकास के लिए व्यय अधिक करने पड़ते हैं और हमारी आय कम होती है, तो व्यय को पूरा करने के लिए सरकार जो है तब अपनी देनदारियों को बढ़ाती हैं। मतलब सरकार को उधार लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। चाहे वो उधार बाजार से ले, उधार राष्ट्र सामान्य समाज से ले, उधार राष्ट्रीय बैंकों से ले, उधार जो है विदेशों से ले, लेकिन अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, विकास कार्यों में कमी ना आए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उधारी ली जाती है। तो ये उधार से सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि उधार का पैसा देना पड़ेगा वापस कभी ना कभी, साथ ही जो उधार लिया जाता है उसका ब्याज का भी भुगतान करना है, जो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ाती है। दूसरा होता है विनिवेश। सरकार के द्वारा विनिवेश आय का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। विनिवेश का मतलब होता है सरकारी संपत्तियों या फिर शेयरों को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेचना। सरकार जब अपने शेयरों को बेचती है, बदले में सरकार को बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विनिवेश के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाली पूंजीगत प्राप्तियां। क्योंकि शेयर बिकने से सरकार को अब वो शेयर वापस नहीं मिलेंगे। सरकार की जमीन पड़ी होती, सरकार ने उसको निजी क्षेत्र के हाथों बेच दिया, वो जमीन वापस नहीं आएगी, पैसा मिल जाता है। मतलब सरकार के द्वारा सरकारी संपत्तियों का, सरकारी शेयर का, सरकारी प्रतिभूतियों को जब बेचा जाता है, बेच के धन अर्जित किया जाता है, तो उससे सरकार की संपत्तियां कम होती हैं, जिसे पूंजीगत प्राप्तियों के नाम से जानते हैं। ऋणों की वसूली। सरकार केवल ऋण ही नहीं लेती, सरकार के द्वारा ऋण भी दिया जाता है।
चाहे वो राज्य सरकारों को दिया जाए या फिर पड़ोसी देशों को दिया जाए या फिर किसी विदेशी संस्था को दिया जाए, तो सरकार के द्वारा जब आवश्यकता पड़ती है उन ऋणों को वसूल किया जाता है। इससे सरकार को ऋणों के वसूल के रूप में पैसा आता है, लेकिन सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि सरकार ने ऋण दिया है तो सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे पूंजीगत प्राप्तियों की अगर विशेषता की बात करते हैं, इससे सरकार की किसी न किसी संसाधनों में कमी आती है या फिर सरकार की गैर नियमित और गैर आवर्ती प्रथाएं होती हैं, ये लगातार नहीं होती, चलती रहती नहीं है, और इससे सरकार की दायित्व भी बढ़ते हैं। ये पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। प्राप्तियां दोनों पढ़ ली। प्राप्तियों के पूरा होने के बाद हम पढ़ते हैं बजट व्यय। सरकार को जो भी प्राप्त होती हैं, सरकार देश के विकास के लिए उसको व्यय करने पड़ते हैं। हम मानते हैं कि आय के सोर्स कम होते हैं, लेकिन व्यय अलग अलग स्रोत में करना पड़ता है। छोटे से छोटे खर्चा होता है, बड़े से बड़ा खर्चा होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, इमरजेंसी में हो सकते हैं। तो सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए आय को देश के विकास के लिए, विकासात्मक कार्यों को चलाए रखने के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, क्रियात्मक कार्यों के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए तमाम व्यय करने पड़ते हैं। तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले तमाम व्ययों को बजट व्यय के नाम से जानते हैं। और बजट के व्यय के भी दो भाग है, एक है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम राजस्व व्यय की बात करते हैं, सरकार के द्वारा किए गए ऐसे व्यय जो प्रशासनिक व्यय होते हैं या फिर संचालन व्यय के रूप में होते हैं, इससे सामान्य व्यय के नाम दिया जाता है। इससे सरकार की ना तो किसी भी परिसंपत्तियों का निर्माण होती हैं, ना ही सरकार के किसी भी दायित्वों में कोई कमी आती है। सामान्य खर्चे होते हैं, सरकार को चलाना है, संसद को चलाना है, कार्यवाही करनी है, तो उसमें प्रशासनिक व्यय होते हैं, कागज होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी व्यय होती हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज आते हैं, फ्यूल व्यय होता है, तमाम सैलरी देनी होती है प्रशासन अधिकारियों को, इन सब सरकार, ठीक है। इसके अंतर्गत रक्षा व्यय, देश की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्यय, हथियार खरीदने हैं, ब्याज का भुगतान करना है, राज्य और संघ क्षेत्र को अनुदान देना है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं, आर्थिक सेवाएं प्रदान की जाएगी, वेतन का भुगतान किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है व्यय, स्वास्थ्य पर किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, परिवार कल्याण संबंधी व्यय करना है। मतलब सरकार को तमाम व्यय करने पड़ते हैं, जिसे संपत्ति और देनदारी का कोई लेना देना नहीं होता, और ये अनिवार्य व्यय है, ये करना ही पड़ेगा विकास के लिए। अब सरकार के कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो व्यय होने से सरकार के दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक, या तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, या तो ये व्यय करने से सरकार की दायित्वों में कमी आती है। परिसंपत्ति का निर्माण होता है, जैसे सरकारी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर दिया, नेशनल हाईवे का, ठीक है, कारखानों का निर्माण कर दिया, या फिर सरकारी पार्क बना दिए, या फिर रेलवे लाइनें बिछा दी, रेलवे कारखाने लगा दे, मतलब परिसंपत्तियाँ बन रही हैं। या फिर सरकार के द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया, पैसे तो गए लेकिन लायबिलिटी भी कम हो गई। तो सरकार के द्वारा दिए गए तमाम, सरकार के द्वारा जो है डिफेंस सामग्री हेतु बड़े बड़े जहाज़ खरीदना, टैंक बनाना, ठीक है, शिप बनाना, एयरक्राफ्ट परचेज करना, ये सब सरकार के परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, जिनको हम पूंजीगत व्यय के अंतर्गत मानते हैं। तो ये तो तमाम व्यय थे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, और बिना इन व्ययों को किए देश का विकास भी नहीं हो सकता। तो ये थे बजट के प्रमुख अंग। दो अंगों के बारे में पढ़ा आपने यहाँ पर, व्यय और प्राप्तियाँ। व्ययों के भी दो भाग पढ़े आपने, आयों के भी दो भाग पढ़े। लेकिन अगर कहीं कोई डाउट रहता है, कोई पॉइंट आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, फिलहाल मैंने विद नोट्स आपको समझाने की कोशिश किया है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लेकिन कहीं पर भी डाउट वगैरह होता है तो बेझिझक अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में आइए और पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।